डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव के कितने टाइप्स होते हैं, वो क्यों। डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन असेट। करते क्या है, ये लोग शर्त लगा देते हैं। बैट कहते हैं ना, आपने लगाई होगी अपनी कूल कॉलेजेस में कि वर्ल्ड कप चल रहा है फीफा, उसमें कौन जीतेगा, अर्जेंटीना जीतेगा या फ्रांस। अगर अर्जेंटीना जीता तो मैं तुझे 10 रुपये दूंगा, और अगर एम्बापे जीता यानी फ्रांस जीता तो तू मुझे 10 रुपये देगा। ऐसी आपने शर्त लगाई होगी। तूने इसका नाम सुना है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। सो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो आफ्टर सच अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग मिल रहे हैं। सो आज हम लोग बात करने वाले डेरिवेटिव के ऊपर। आज हम लोग समझने वाले डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव के कितने टाइप्स होते हैं, वो क्यों इतने ज़रूरी होते हैं समझने के लिए एज अ फाइनेंस स्टूडेंट और एज अ इंडिविजुअल और एज अ कंपनी। क्यों डेरिवेटिव इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझना, वो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ऑप्शन सारे, मतलब डेरिवेटिव को तो वैसे कई टाइप्स होते हैं। फॉरवर्ड होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शंस होते हैं, स्वैप होते हैं। मार्केट में अभी शायद 50 से भी ज़्यादा वेरियस टाइप है डेरिवेटिव के ऊपर। सो उसमें से आज हम लोग उसमें से सबसे फेमस, सबकी प्यारी ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन के बारे में एकदम ब्रीफ समझने वाले, बेसिक से एडवांस तक जाने वाले। तो आज उसका है पहला लेक्चर। सो लेट्स सी, ज़्यादा बात करे बिना स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। डेरिवेटिव वैसे मार्केट में, मतलब आप कितनी भी बुक पढ़ लो, वर्ल्ड में जितनी भी बुक है जिसमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन दी है, सारी बुक को पढ़ लो। सारी बुक की डेफिनेशन घुमा फिरा के यहीं पे आती है, और वो है डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन असेट। डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन असेट। हाँ, आपको ये मतलब डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी। इस डेफिनेशन को अभी मतलब याद रखें, उसको मैं फिर से इस डेफिनेशन पे आता हूँ। और जो आपको जो अंडरलाइन असेट और ये डिराइव मतलब अंडरलाइन असेट से वैल्यू को डिराइव करती है, उसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको शांति से समझाता हूँ। लेकिन अभी के लिए ये डेफिनेशन को आप सिर्फ याद रखें, उसके बाद इसका लॉजिक मैं आपको बाद में समझाता हूँ। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते एक एग्जाम्पल के साथ। डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके पास ऑप्शन है, चलो कोई बात नहीं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम समझते हैं। लेट्स सी, मान लो आपने आईटीसी, जो आईटीसी का स्टॉक है, उसकी अभी करंट प्राइस चल रही है 400 रुपीज, और आपकी एनालिसिस के हिसाब से ये जो स्टॉक है वो आने वाले 15 दिन में जाने वाला है 420 तक। आपको आपकी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से वो 420 जाने वाले हैं आईटीसी का स्टॉक। अगर मोटा मतलब 400 से 420 ओवरऑल 5% का गेन है यहाँ पे, 5% का गेन है यहाँ पे। आपने मान लो, आपने आईटीसी के, आपको जो ये 5% का गेन है आईटीसी का, उसे ग्रैब करना है। उसके लिए आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है, एक सिंपल सी मेथड है कि आप उसके आईटीसी के इक्विटी बाय कर दोगे, यानी कि आईटीसी के स्टॉक की डिलीवरी कर दोगे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज के, मतलब 1 लाख क्वांटिटी की शेयर्स बाय किए आईटीसी के, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे 4 करोड़ का कैपिटल लग गया। 4 करोड़ का आपने कैपिटल लगाया, और अगर 5 दिन में 400 से, करंट प्राइस है अभी 400 से, आपने 400 की स्पॉट प्राइस पे बाय किया था, और वहां से मार्केट अगर 420 गया तो आपका प्रॉफिट होगा 20 लाख रुपए का। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। अगर आईटीसी
आईटीसी का स्टॉक 400 से 420 जाता है तो आपको 20 लाख का प्रॉफिट होगा। और अगर ये जो स्टॉक है वो 400 से 380 पर आ गया तो एब्सोल्युटली यहाँ पे आपका 20 लाख का लॉस हो जाएगा। सो सिंपल सिंपल थिंग है, 400 से 420 जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा 20 लाख का, और 400 से 480 आया तो आपका लॉस हो जाएगा 20 लाख रुपए का। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ध्यान से समझना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी आपका ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी ना है कि आपको आईटीसी कंपनी के स्टेक यानी कि हिस्सेदारी पार्टनर थोड़ी ना बनने है। उसको बिजनेस को एक्वायर करने का आपका जो मोटिव है, या फिर वो 20 लाख रुपए का एक्सपोजर को लेने का आपका मतलब मोटिव है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है 20 लाख रुपए का प्रॉफिट, ना कि बिजनेस को एक्वायर करना। सो यही से स्टार्ट होता है डेरिवेटिव यही से स्टार्ट होता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस को एक्वायर करना नहीं है, आईटीसी में पार्टनरशिप लेने का नहीं है, उसमें ये जो 5% का गेन है वो ग्रैब करने का है। आपको 20 लाख का एक्सपोजर चाहिए, 20 लाख का प्रॉफिट लेना है। सो यहां से स्टार्ट होता है डेरिवेटिव। अब आप क्या करते हो? आप सोचते हो आपके पास ये 4 करोड़ नहीं है, आपके पास 4 करोड़ नहीं है, लेकिन 20 लाख का प्रॉफिट चाहिए, इसलिए आप जाते हो मार्केट में। आई विल एक्सप्लेन यू। आप जाते हो मार्केट में, मान लो ये है पर्सन ए, वो मार्केट में जाता है। पर्सन ए को लगता है कि जो आईटीसी का ये जो स्टॉक है वो 400 से 420 जाने वाला है, और उसके लिए वो जाता है मार्केट में। और मार्केट में उसे एक सज्जन मिल जाते जिनका नाम है बी। उन्हें लगता है कि ये जो आईटीसी का स्टॉक है वो 400 से अभी एक हफ्ते में जाने वाला है 320 तक, आई मीन 380 तक। सो ऑप्शन जो पर्सन ए है उन्हें बी मिलते हैं मार्केट में, और इनकी बात होती है कि मतलब इन्हें लगता है कि 400 से 420 जाएगा, और पर्सन बी को लगता है कि 400 से 380 तक जाएगा। तो ये लोग करते क्या है, ये लोग शर्त लगा देते, बैट कहते हैं ना, आपने लगाई होगी अपनी कूल कॉलेजेस में कि वर्ल्ड कप चल रहा है फीफा, उसमें कौन जीतेगा, अर्जेंटीना जीतेगा या फ्रांस। अगर अर्जेंटीना जीता तो मैं तुझे 10 रुपये दूंगा, और अगर एम्बापे जीता यानी फ्रांस जीता तो तू मुझे 10 रुपये देगा। ऐसी आपने शर्त लगाई होगी, बैट लगाई होगी स्कूल कॉलेजेस में। सो ऐसा ही है, पर्सन ए बी को कहता है कि अगर आईटीसी का स्टॉक 420 तक गया तो तू मुझे 20 लाख रुपए देना, और अगर आईटीसी का स्टॉक 400 से 380 तक गया तो ए बी को 20 लाख रुपए देगा। सिंपल, बेट लग गई इन दोनों के बीच में। अब इसे ही, ये जो इन्होंने बेट लगाई, इसे ही क्या हम कहते हैं फॉरवर्ड? क्या इसे हम फॉरवर्ड कह सकते हैं? एब्सोल्युटली, फॉरवर्ड में भी ऐसा ही होता है। फॉरवर्ड क्या है? तो फॉरवर्ड एक डेरिवेटिव का एक टाइप है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक बेट लगाने जैसा ही है। उसमें हम समझते हैं कि क्या होता है, कैसे लीगलाइज, हम कैसे कह सकते हैं कि बेट लगाने का ही लीगलाइज वर्जन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड में भी हम ऐसा ही करते, बेट लगाते। सो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से समझना कि वहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे ऊपर इक्विटी खरीदने की, तो इक्विटी में हमें 4 करोड़ का कैपिटल चाहिए होता। 4 करोड़ का कैपिटल होगा तब मैं 1 लाख शेयर परचेस करूंगा, और उसके बाद 20 लाख का एक्सपोजर ले पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट से 20 लाख का मतलब मैं एक्सपोजर ले सकता हूँ। तो इस केस में
पहले हम समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड में फॉरवर्ड कैसा होता है। फॉरवर्ड को हम ठीक से समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली मतलब रियल लाइफ में कैसे होता है। तो ये है पर्सन ए फिर से, और वो मार्केट में पर्सन ए को लगता है कि आईटीसी का स्टॉक 400 से 420 जाने वाले, तो उसके लिए वो उसे बेट लगानी है। तो वो कॉल करता है एक ब्रोकर को। कोई एक ब्रोकर है, थर्ड पर्सन, वो ब्रोकर को फ़ोन लगाता है। ब्रोकर को कहता है मुझे लगता है आईटीसी का स्टॉक 400 से 420 जाने वाला है, मुझे बेट लगानी है। तो ब्रोकर कहता है हाँ जी हो जाएगा, लगा देते आपकी बेट, कर देते। तो ये ब्रोकर अब मार्केट में एक दूसरे व्यक्ति पर्सन बी का फ़ोन है कि मुझे लगता है आईटीसी का स्टॉक 400 से 320 तक जाने वाला है। तो ब्रोकर का क्या काम होता है, इन दोनों जो पार्टी से उन्हें मिलाना। तो ब्रोकर क्या करते हैं, इन दोनों पार्टी को मिला देता है, ए और बी को, और उसके बीच में कमीशन लेता है। उनको जो मिलाया और पर्सन ए को और पर्सन बी को उसके बदले में वो कमीशन लेता है। ओके, और अगर यहाँ पे उन्होंने बेट लगा दी और उसके बाद अगर आईटीसी का स्टॉक 400 से 420 चला गया और बी पैसा देने से मना कर दिया तो क्या होगा। इसीलिए ये एक कागज़ में कॉन्ट्रैक्ट बना देते, एक कागज़ लेते और उस पर कॉन्ट्रैक्ट बना देते कि अगर 400 से 420 गया तो बी पैसा देगा, और 400 से 380 गया तो ए उसे पैसा देगा। तो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और पैसे अगर बी भाग ना जाए इसीलिए वो एक मतलब गोल्डमैन को हायर करते, एक पर्सन गोल्डमैन को हायर करते। जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब 20-20 लाख रुपए जो मतलब ए देता है 20 लाख रुपए गोल्डमैन को, और बी भी गोल्डमैन को 20 लाख रुपए देता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, एक्सपायर होगा, और जिसका भी प्रॉफिट हो, जो भी सर जीतेगा उसे 20 लाख रुपए गोल्डमैन जो जीतने वाली पार्टी है उसे दे देगा। उसके बदले गोल्डमैन क्या करेगा, उसके थोड़े चार्जेस लेगा। एब्सोल्युटली। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसा होता है। फॉरवर्ड में 3 से 4 पार्टीज होती है, एक होता है 2 पार्टीज, ब्रोकर और गोल्डमैन। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का वो ऐसा होता है। तो डेरिवेटिव, अब वो डेफिनेशन पे चलते हैं हम फिर से। तो यहाँ पे हमने बात की शरत लगाने की, बेट लगाने की। तो यहाँ पे बेट किस चीज़ पर लग रही है, यहाँ पे बेट लग रहे, ए और बी बेट लगा रहे, किस चीज़ पर बेट लगा रहे, आईटीसी के स्टॉक पे बेट लगा रहे। तो ये जो आईटीसी है उसे हम कह सकते हैं अंडरलाइन असेट। अब ये जो कागज़ है, ये कागज़ की जो कीमत है, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया ए और बी ने, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं फॉरवर्ड, ये जो कागज़ बनाया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो कागज़ बनाया, इस कागज़ की कीमत किसके ऊपर बेस है, आईटीसी के स्टॉक के ऊपर। अगर आईटीसी का स्टॉक 400 से 480 हुआ तो ये कागज़ की वैल्यू ए के लिए 20 लाख की हो जाएगी, और जो बी के पास कागज़ है उसकी माइनस 20 लाख हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू कागज़ पे होती है। इस कागज़ की वैल्यू मैं मोटा मोटा कह सकता हूँ कि इस कागज़ की वैल्यू 20 लाख से बढ़ गई, 20 लाख रुपए हो गई। ए के पास जो कागज़ है उसकी 20 लाख रुपए की हो गई वैल्यू। एब्सोल्युटली यस। लेकिन इसकी वैल्यू कैसे चेंज हुई, ये जो कागज़ है इसकी वैल्यू कब चेंज हुई, जब आईटीसी का स्टॉक 400 से 420 गया तब एक एक कागज़ की वैल्यू 20 लाख रुपीस हो गई। क्यों। अब डेरिवेटिव की फिर से डेफिनेशन में जाना। डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन असेट। सो यहाँ पे अंडरलाइन असेट आईटीसी है। आईटीसी के स्टॉक्स में मतलब वॉल्यूम आया, उसके स्टॉक्स में चेंजेस हुए,
400 से 420 हुई तो इस कागज की वैल्यू 20 लाख रुपए हो गई। एक एक कागज की रुपीस की वैल्यू 20 लाख रुपए हो गई। तो इसने जो इसकी वैल्यू है वह कहाँ से डिराइव की? आईटीसी के स्टॉक के हिसाब से डिराइव की। उसके हिसाब के इसकी उसके आईटीसी के स्टॉक के हिसाब से इसकी प्राइस में चेंजेस आया। तो डेरिवेटिव अंडरलाइन एसेट का आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। अंडरलाइन एसेट वो होता है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसके बिहाफ जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे कि अगर मैंने अदानी के ऊपर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो अदानी के ऊपर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो मेरा अंडरलाइन एसेट क्या हुआ? अदानी की कंपनी, अदानी का स्टॉक, वो हो गया मेरा अंडरलाइन एसेट। और अगर मैं गोल्ड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ कि गोल्ड अभी 1 लाख से 1,20,000 तक जाने वाला है, तो उसके ऊपर मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसके ऊपर मैंने बेट मारी, तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कागज़ है, इसकी कागज़ की कीमत कब बढ़ेगी? कहाँ से डिराइव करेगी? गोल्ड से। सो गोल्ड इसके लिए क्या हो गया? अंडरलाइन एसेट। सो आई थिंक आपको जो डेफिनेशन थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन एसेट। आई थिंक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब स्टार्ट करते। डेरिवेटिव आपको समझ आ गया होगा। डेरिवेटिव का एक और टाइप जो सबसे ज़्यादा फेमस है मार्केट में अभी, ऑप्शन को समझना स्टार्ट करते। ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है? ऑप्शन क्या होता है? लेट्स सी, स्टार्ट करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग को भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन डेरिवेटिव का जो ये टाइप्स है ऑप्शन, वो क्या होता है। और वैसे तो ये बहुत ही ट्रिपिकल है समझाने के लिए, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से एग्जाम्पल बता के समझा सकता हूँ। एक बारे में समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनना। अब रियल इस्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अभी एक बिल्डिंग बन रही है, मान लो एक फ्लैट बन रहा है। अब ये फ्लैट की अभी करंट प्राइस है 2 BHK का फ्लैट है, उसकी प्राइस है, अभी करंट प्राइस चल रही है 15 लाख। 15 लाख चल रही है इसकी प्राइस। और आपका ऐसा पर्सपेक्टिव है, कि आपको एक इनसाइड न्यूज़ है कि अभी अभी जो ये फ्लैट जो एरिया में बन रहा है, उस एरिया में पार्क बनने वाला एक नया, और साथ ही साथ वहाँ पे एक मॉल भी आने वाला है। तो आपका एक ऐसा अजम्पशन है, आपका एक ऐसा पर्सपेक्टिव है कि ये जो फ्लैट है, जब ये ट्रेंडर पास होगा, जब वो पार्क और हाईवे और मतलब एक डीमार्ट आने वाला है, और डीमार्ट का जब ट्रेंडर पास होगा, तब इस फ्लैट की वैल्यू 15 लाख से 80 लाख हो जाएगी। आपका एक सर्टेन पर्सपेक्टिव है ऐसा। तो आपको क्या चाहिए? अभी आपको यहाँ पे चाहिए ये प्रॉफिट, ये जो 50 लाख से 80 लाख का, मतलब 20 का जो डिफरेंस है, 30 लाख का, वो 30 लाख का आपको प्रॉफिट चाहिए। लेकिन आपके पास 50 लाख पूरे हैं नहीं खरीदने के लिए फ्लैट खरीदने के लिए आपके पास 50 लाख नहीं है, लेकिन आपको चाहिए वो 30 लाख रुपए का एक्सपोजर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ध्यान से सुनना, ऑप्शन क्या होते हैं। अब आप जाते हो इसके डीलर के पास, ये जो फ्लैट का है उसके पास जाते हो, और मान लो ये ए है, उसे लगता है कि फ्लैट का जो प्राइस है वो आने वाले 5 मंथ में 80 लाख तक जाने वाले हैं। तो इसीलिए वो जाता है बिल्डर के पास, बिल्डर के पास जाता है और उसे कहता है मुझे आपका फ्लैट बाय करने है। और वो उसे बाय करने के लिए
2 लाख का टोकन प्राइस दे के आते हैं और फ्लैट टेम्पररी उसके नाम पे करवा देता है अभी के लिए। 2 लाख का टोकन देता है और फ्लैट नाम पे करवा देता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, और ईएमआई पे करता है। मान लो मंथ की 20,000 या 30,000 ईएमआई है, 20,000 है तो 5 मंथ की कितनी हुई, 1 लाख रुपीज। सो ओवरऑल उसके 3 लाख रुपीज इसने इन्वेस्ट किए इस फ्लैट को और अपने नाम पे अभी करवा लिए। वो ईएमआई पे करता जा रहा है और आफ्टर 5 मंथ वहाँ पे वो ट्रेंडर मान लो कि पास हो गया। वहाँ पे एक हाईवे बन रहा है और साथ ही साथ एक पार्क भी बनने वाला है और साथ ही साथ एक डीमार्ट भी बनने वाला है इसी एरिया में, फ्लैट जो जहाँ पे बन रहा है उसी एरिया में। तो अब क्या होगा, जैसे ए का अजम्पशन था ऐसा ही हुआ। उसका पर्सपेक्टिव था कि 80 लाख प्राइस पहुंचेगी तो 80 लाख पे पहुंच गई। तो अब ये ए क्या करेगा, डायरेक्टली बाहर से एक मतलब एक सेलर ढूंढ के लाएगा, उससे 80 लाख रुपीस लेगा और ये जो बिल्डर है उसे 50 लाख पे कर देगा और बीच का जो 30 लाख था वो उसका हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ये है सिंपल थिंग। अब यहाँ पे दो 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 दोनों पर्सपेक्टिव से समझो। पहला, अगर 5 मंथ के बाद अगर 5 मंथ के बाद वो ट्रेंडर पास नहीं हुआ और उसकी प्राइस 15 लाख की हुई फ्लैट की, तो ए का नुकसान क्या है, ए का 50 लाख का नुकसान हो गया। अब ए क्या करेगा, ए क्या ए ए का नुकसान क्या है, ए का नुकसान है 3 लाख रुपीस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसका नुकसान क्या है, 3 लाख रुपीस। उसने पे कितने किए से बिल्डर से, 3 लाख रुपीस। वो टोकन प्राइस, वो क्या कहेगा, टोकन प्राइस रख लो अपने पास, मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, खत्म हो गया। तो यहाँ पे नुकसान कितना है, यहाँ पे उसने 3 लाख का प्रीमियम पे करके वो 13 लाख का एक्सपोजर लेने जा रहे हैं। हमने फॉरवर्ड में समझा था, फॉरवर्ड में क्या था, फॉरवर्ड में हम बेट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन में हम प्रीमियम पे करते हैं, टोकन की जो वैल्यू है वो पे करते हैं ऑप्शन में। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये जो टोकन प्राइस जो हमने प्रीमियम दिया, 3 लाख का जो हमने प्रीमियम दिया, हमारा मैक्सिमम लॉस क्या है, 3 लाख रुपीस, और हमारा प्रॉफिट 30 लाख रुपीस। तो मान लो आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपने 10x तक का प्रॉफिट बना सकते हो ऑप्शन में। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा की जाती है अभी मार्केट में। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? ऑप्शन ट्रेडिंग, एक मैंने ये सिंपल एग्जांपल दिया। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? ऑप्शन ट्रेडिंग में हम किसी स्टॉक या किसी कंपनी के इक्विटी परचेस नहीं करते, हम प्रीमियम पे करते। मान लो अब हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं, मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एबीसी कंपनी है, इसकी शेयर का प्राइस है 100 रुपये, और आपको लग रहा है कि ये आने वाले थोड़े दिन में 5% का रिटर्न देने वाले हैं। तो आपने इसके 1 लाख रुपए के शेयर्स परचेज कर लिए, तो आपका कैपिटल लगा 1 करोड़। 1 करोड़ का कैपिटल लगा, और अगर 5% से शेयर बढ़ा तो आपको कितना मिलेगा? एब्सोल्युटली। ओके वेल, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको ये 5% का ये जो एक्सपोजर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप इक्विटी परचेज करते हो या फिर फॉरवर्ड में जा सकते हो। लेकिन फॉरवर्ड में क्या है, फॉरवर्ड में लॉस ज़्यादा हो सकता है। फॉरवर्ड में ये जो कागज़ है, फॉरवर्ड में मैंने आपको बताया था, इस कागज़ में मान लो आईटीसी का ही एग्जांपल लेते हैं कि फॉरवर्ड में और ऑप्शन में क्या डिफरेंसेस है। लोग फॉरवर्ड क्यों कम करते हो, ऑप्शन क्यों ज़्यादा करते? फॉरवर्ड में अगर ए को लगता है कि ये जो
आईटीसी का शेयर है वो 400 से 480 20 तक जाने वाला है, तो उसका 20 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन आईटीसी का शेयर 400 से 300 तक पहुंच गया, तो ये जो कागज है उसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ये जो कागज है उसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। जो ए है उसे अपना घर बेच के भी उसे पैसा देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली यस। जो ए है उसे अपना घर बेच के भी पैसा देना पड़ेगा गोल्डमैन को। तो वही बात है, फॉरवर्ड में रिस्क ज्यादा है। लेकिन ऑप्शन ऑप्शन का एक मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में आपने कितने लोगों ने लॉटरी टिकट ली है? गुजरात में तो वैसे भी बंद है लॉटरी टिकट, ऐसे कुछ होता नहीं है। लेकिन आई थिंक महाराष्ट्र में होता था पहले। पहले महाराष्ट्र में लॉटरी मतलब ऐसे मार्केट में सेल होती थी। गुजरात में तो वैसे भी बंद है और कई सारे राज्यों में, लेकिन महाराष्ट्र में या केरल, आई आई डोंट नो, तमिलनाडु में होता था ये सब कुछ। तो जो लोग महाराष्ट्र से है उन्होंने लॉटरी टिकट बचपन में खरीदा होगा। सो लॉटरी टिकट में क्या होता था, आप जो लॉटरी टिकट बाय करते थे उसमें सारे लोग की लॉटरी लगती थी, या किसी लोगों की कहाँ, मतलब गिने चुने लोगों की लॉटरी टिकट लगती थी, गिने चुने लोगों की। ऑप्शन ट्रेडिंग इज लाइक लॉटरी टिकट, सबका सबकी नहीं लगती, कुछ लोगों की लॉटरी टिकट लगती है। उसमें एक सेलर होता है जो लॉटरी टिकट को सेल करता है, बायर बाय करते हो, और जिसकी लॉटरी टिकट लगी वो सेलर के पास जाके उसका एक्सपोजर लेता है। सॉरी, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। आप में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज? सॉरी फॉर माय स्पेलिंग, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। शायद एमसीई या ऐसा कुछ कहते हैं इसे, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म ऐसा कुछ है, एमसीई। आई डोंट नो क्या कहते हैं। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है डेरिवेटिव और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सारे वर्ल्ड के जितने भी चीज है, जितने भी कमोडिटी है, जितने भी टाइप के मतलब जितने भी टाइप के डेरिवेटिव है वो सारे यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ये डेरिवेटिव का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे सारे चीज पे डेरिवेटिव मिल जाएंगे आपको वेदर पे मिल जाएंगे, और वेदर डेरिवेटिव होते हैं यहाँ पे। कमोडिटी के डेरिवेटिव होते हैं। कमोडिटी में शायद आई थिंक साग भाजी के भी होंगे, साग भाजी के भी डेरिवेटिव यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएंगे। मतलब क्या आप समझ रहे हो? अंडरलाइन ऐसा डेरिवेटिव जिसका अंडरलाइन एसेट कोई सब्जी होगी, कोई सब्जी के भी डेरिवेटिव यहाँ पे होते हैं। वेदर के भी डेरिवेटिव होते हैं। क्रेडिट 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 रिस्क के ऊपर भी डेरिवेटिव होते हैं। अगर अदानी कंपनी ने ये लोन पे नहीं किया, उसके भी डेरिवेटिव होते हैं यहाँ पे। उसके भी डेरिवेटिव इस जगह पे ट्रेड होते हैं, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे। आप सोच भी सकते हो कितना बड़ा ये मार्केट है। अब इसका एक एग्जांपल दूं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक कंपनी डेरिवेटिव का यूज क्यों करती है, ऑप्शन और डेरिवेटिव का यूज क्यों करती है, वो अब हम यहाँ से समझने वाले हैं। ऐसा कंपनी कैसे रिस्क मैनेजमेंट करती है, कैसे हेजिंग करती है डेरिवेटिव की मदद से, वो अभी हम समझने वाले। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो ये शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, ये जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है उसमें वेदर के भी डेरिवेटिव ट्रेड होते हैं। वेदर यानी कि अगर बारिश हुई तो डेरिवेटिव की प्राइस मतलब बढ़ेगी, और बारिश नहीं हुई तो डेरिवेटिव की प्राइस कम होगी।
ऐसे भी डेरिवेटिव होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि वेदर के डेरिवेटिव कौन लेता है, वेदर के डेरिवेटिव कौन बाय करते होंगे। ऐसी कंपनियां वेदर के डेरिवेटिव बाय करती होगी अ, जिसका बिजनेस है, जिसका बिजनेस मॉडल वेदर से रिलेटेड है, वैसी कंपनियां वेदर के डेरिवेटिव बाय करती होगी। कैन यू इमेजिन? सोचो उसके बारे में। एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार गर्मियों की सीजन यानी कि समर, गर्मियों की सीजन में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली नहीं है, गर्मियों की सीजन में ज्यादा गर्मी पड़ने वाली नहीं है। तो उनका ऐसा पर्सपेक्टिव है कि अगर गर्मी 30 सेल्सियस से 30 सेल्सियस से नीचे रही तो हमारी सेल्स 30% से गिर जाएगी, यानी कि हमारा रिवेन्यू जो है वो 30% से गिर जाएगा। ये कंपनी का ऐसा पर्सपेक्टिव है। तो कंपनी को ऐसा डर है, कंपनी को ऐसा डर लग रहा है कि अगर इस साल, मतलब लोग कह रहे हैं कि इस साल गर्मियाँ बहुत नहीं पड़ने वाली, और इसका अगर गर्मियाँ 30% 30 सेल्सियस से नीचे नीचे होती है, जो तापमान है, जो वेदर है वो 30% से नीचे रहता है, तो हमारी सेल्स जो है वो 30% से डाउन होगी और हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कंपनियां क्या करती है, ये जो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है वो क्या करती है, वो वेदर का डेरिवेटिव बाय कर लेती है। ये जो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है वो वेदर का डेरिवेटिव बाय कर देती है। अगर अगर वेदर 13 सेल्सियस से नीचे रहा, 30 सेल्सियस से नीचे रहा, अगर वेदर 30 सेल्सियस से नीचे रहा, उसके ऊपर वो डेरिवेटिव ले लेती है, ऑप्शन बाय कर लेती है डेरिवेटिव के, वेदर डेरिवेटिव के। अगर जो वेदर है वो 30% से नीचे हुआ तो उसको डेरिवेटिव से प्रॉफिट मिल जाएगा। मान लो उसने 15 करोड़ के वेदर डेरिवेटिव बाय कर लिए, 15 करोड़ के वेदर डेरिवेटिव बाय कर लिए, और मान लो कि वो जो रिवेन्यू 30% गिर रहा था तो उससे उनका लॉस हो रहा था 13 करोड़ का लॉस हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, 15 करोड़ के डेरिवेटिव, वेदर डेरिवेटिव बाय कर लिए। अब ध्यान से समझना, अब होता क्या है, इस साल गर्मियाँ, जो वेदर होता है वो 13% के नीचे रहता है। तो क्या होता है, ये जो वेदर डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। मान लो 25%, यहाँ पे लिखता हूँ, 25% सेल्सियस, 25 सेल्सियस से तापमान रहता है इस समर में। तो ये जो डेरिवेटिव कंपनीज ने बाय किया था 15 करोड़ के, उसकी वैल्यू हो जाती है 13 करोड़। सो ओवरऑल कंपनी लॉस में नहीं जाती, क्योंकि उन्होंने 15 करोड़ इन्वेस्ट किए और सामने, मतलब लॉस तो हुआ लेकिन लॉस मिनिमाइजेशन हो गया ना। 30 करोड़ का लॉस हुआ, जैसे कंपनी ने मतलब पर्सपेक्टिव था कंपनी का, 30% से जो रिवेन्यू है वो गिरेगा और 30 करोड़ का हमारा लॉस होगा, तो उसमें से 15 करोड़ तो उन्होंने रिकवर कर दिए। कहाँ से? वेदर डेरिवेटिव से। सो लॉस यहाँ पे मिनिमाइजेशन हो गया। कंपनियां जो डेरिवेटिव का यूज ऐसे करती है, कंपनियों
कंपनियां डेरिवेटिव को ऐसे यूज़ करती है, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, रिस्क कम करने के लिए, और साथ ही साथ अपनी जो पोजीशन है वो हेज करने के लिए मार्केट में, कि अगर लॉस भी हो तो लॉस कम हो, बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, डेरिवेटिव बाय करके लॉस मिनिमाइजेशन किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या हुआ यहाँ पे, या अगर कंपनी ने डेरिवेटिव बाय नहीं किया होता तो 30 करोड़ का लॉस हुआ होता, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने 15 करोड़ का डेरिवेटिव बाय किया, इसीलिए कंपनी को उसमें से 15 करोड़ का रिटर्न मिला, मतलब ओवरऑल उनका 15 करोड़ का लॉस हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो डेरिवेटिव का यूज कंपनियां ऐसे करती है, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए और अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। और मान लो लोग बता रहे कि अगर कि मतलब सेल्सियस 30 सेल्सियस से ज़्यादा तापमान रहा, 45% सेल्सियस तापमान 45% सेल्सियस तापमान रहा गर्मियों में, तो क्या होगा? तो अच्छी बात है, कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी का रिवेन्यू, मान लो कंपनी का रिवेन्यू 20% से बढ़ गया, तो वो तो अच्छी बात है। मान लो कंपनी का जो आपने बताया कि 45% सेल्सियस से तापमान रहा, तो कंपनी का रिवेन्यू है वो 80% से बढ़ गया। एब्सोल्युटली जो आपका डेरिवेटिव की पोजीशन थी वहाँ पे लॉस होगा, लेकिन वो लॉस इस जो प्रॉफिट हुआ है उसमें रिकवर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 80 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से 15 करोड़ गए तो भी क्या हुआ, आपका ओवरऑल आप 17 करोड़ के लॉस। आई थिंक आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी लंबा हो गया, सो हमें ये लेक्चर को यहीं पे एंड करना चाहिए ऐसा लग रहा है। और आज जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में समझा, जो डेरिवेटिव का जो ऑप्शन जो टाइप है उसके बारे में समझा, आई थिंक आपको कई सारे क्वेश्चन हो गए उसके ऊपर, क्योंकि मैंने जो ये ऑप्शन के ऊपर जो एग्जांपल दिया वो रियल इस्टेट के ऊपर दिया था, रियल इस्टेट का एग्जांपल दिया था। सो एब्सोल्युटली आपको कई सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हमें इसका जो कंपनी इक्विटी के ऊपर एग्जांपल दो, कि इक्विटी के ऑप्शन कैसे बाय करते हो, उसमें कैसे प्रीमियम पे करते हो, और कई सारे आपके क्वेश्चन होंगे। तो वो सारे क्वेश्चन आने वाले वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। आई नो, मुझे पता है आप ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी भी ज़्यादा मतलब आसान नहीं है कि आपको एक ही बार में समझ आ जाए, तो एब्सोल्युटली ये कॉम्प्लिकेट है। तो इसे हम आने वाले वीडियो में और ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ समझने वाले, और वो सारे एग्जाम्पल मैं इक्विटी मार्केट के ऊपर लूँगा। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आज हमने जो डेरिवेटिव को समझा, डेरिवेटिव क्या होते, डेरिवेटिव के कितने टाइप्स होते, डेरिवेटिव के जितने भी टाइप्स हैं, जैसे कि फ्यूचर है, फॉरवर्ड है, ऑप्शन है, स्वैप है, ऐसे मार्केट में 50 या हज़ारों मतलब वेरिएबल्स वेराइटीज़ है इन सारे डेरिवेटिव में अभी ट्रेड हो रही है मार्केट में। 50 टाइप के डेरिवेटिव अभी ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में। तो उन सारों में से सबसे ज़्यादा फेमस है ऑप्शन। तो इसीलिए मैं आने वाले वीडियो में सारे के सारे मेरे वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही आने वाले, कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, उसमें से कैसे पैसा रियली में बनता है, उसमें से पैसा बनाने के लिए क्या कौन सी स्ट्रेटजीज आती है। फिर आपने कई बार सुना होगा गामा, डेल्टा, वेगा, जो ऑप्शन ग्रीक्स है वो क्या होते हैं। और ऑप्शन में कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी पोजीशन एक मतलब आपने परफेक्ट, आपकी जो एनालिसिस है वो परफेक्ट थी, आपने मतलब ट्रेड भी लिया, लेकिन थीटा डीके हो गया, उसकी वजह से लॉस हो गया। आपका टारगेट हिट भी हो गया, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल लॉस में हो गए। वो सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में समझने वाले कि ऐसे क्यों होता है। और ऑप्शन में मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ लिया, आप कुछ भी कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसमें महारत हासिल कर दी, ऑप्शन ट्रेडिंग को एक बार समझ लिया, तो आपका पैसा इतनी जल्दी ग्रो होने वाला है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। सो एब्सोल्युटली ऑप्शन ट्रेडिंग के वीडियो ऊपर मैं आने वाले वीडियो में बनाने वाला हूँ।
आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं लाने वाला हूँ कि आपके जो ये डाउट है वो क्लियर हो। लेकिन आज की वीडियो यहाँ तक ही सीमित रखते हैं, और आई होप आज के जो वीडियो है उससे, आज का जो हमने लेक्चर दिया है उससे आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गया होगा कि डेरिवेटिव क्या होते हैं। और आज हमने फ्यूचर को कई एकदम बारीकी से समझा, लेकिन फ्यूचर में अभी भी वो जो कागज़ होता है फ्यूचर का जो कागज़ होता है ये भी ट्रेड हो सकता है। ये जो कागज़ होता है वो भी ट्रेड हो सकता है। मान लो मैं ए और बी हूँ, तो मैं ये किसी थर्ड पार्टी सी को भी सेल कर सकता हूँ और वो बाद में आके बी को दे देगा अगर प्रॉफिट हुआ तो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ आने वाले वीडियो में कि कैसे इस कागज़ को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली इस कागज़ को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज आर एन शर्मा साइनिंग ऑफ टू यू।